हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। यूपीपीसीएस फ्री 2024 और आरओ के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज है। टेस्ट नंबर 3 कंटिन्यू है, ठीक है। ये पार्ट नंबर 3 रहेगा। क्वेश्चंस रहेंगे 101 से 150। प्लेलिस्ट को विजिट करते रहिए तो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, यहाँ से देखिए। 101 ने पूछा है, पादप जगत के निम्नलिखित में से किस उप समूह में अनावृत बीज होते हैं। इंग्लिश में पढ़िए, अनावृत को क्या बोलते हैं? नेकेड सीड, ठीक है। नग्न बीज जो होते हैं, इसका क्या मतलब है? हम लोग दो तरीके के प्लांट्स पढ़ते हैं ना। एक एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म, और दूसरा टाइप होता है जिम्नोस्पर्म। इसको वैसे हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया है पुरानी टेस्ट सीरीजों में। ये दोनों टाइप आपको ऑप्शन में दिख ही रहे हैं। ऑप्शन ए में लिखा है एंजियोस्पर्म और ऑप्शन डी में लिखा है जिम्नोस्पर्म। बस दो तीन बातें आप याद रखिए दोनों टाइप में। एंजियो ए लिखा है ना, एंजियो ए से स्टार्ट हो रही है स्पेलिंग, तो ए से अंदर याद रखिए, यानी जिनके बीज अंदर होते हैं, ठीक है। अंदर होते हैं, अंदर किसके? फ्रूट के या फिर फ्लावर के। समझ में आ रहा? यानी कहने का मतलब है कि एंजियोस्पर्म में बीज जो होते हैं वो किसी ना किसी चीज़ से कवर होते हैं, ठीक है। कवर्ड होते हैं, चाहे वो फ्रूट से कवर्ड हो या फिर फ्लावर से कवर्ड हो। साइंस की भाषा में अगर बात करें तो ओवरी बॉल से ये कवर्ड रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हम आम की बात करें, आम कैसा है? आम का बीज आपको कहाँ दिखता है? आम के अंदर दिखता है ना। जो फ्रूट होता है उसके अंदर बड़ी सी गुठली होती है, तो गुठली जो है वो कवर्ड है ना। गुठली ही बीज है और गुठली कवर्ड है फ्रूट से। तो ये किस तरीके का यहाँ पे फ्रूट हो गया या फिर प्लांट हो गया? एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आम जो है वो एग्जाम्पल होता है एंजियोस्पर्म का। दूसरी तरफ होते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म से आपको याद रखना है कि इनका उल्टा कर देना। एंजियोस्पर्म में जो पढ़ा है आपने, जिम्नोस्पर्म में उल्टा कर देना। इनके बीज खुले होते हैं। खुले बीज का मतलब है कि ये कवर नहीं होते हैं किसी चीज़ से, ठीक है। ये बाहर ही रहते हैं, फ्रूट के अंदर बीज वाला सीन नहीं होता है इनके। खासतौर से एग्जाम्पल होते हैं जैसे कोनीफर प्लांट जो होते हैं, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा होता है जिम्नोस्पर्म का। यानी इसमें फ्लावर नहीं होता। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उसमें फ्लावर नहीं होता, फ्रूट नहीं होता, ठीक है। फ्लावर लेस ये प्लांट्स होते हैं, फ्रूट लेस ये प्लांट्स होते हैं। जबकि ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं ये फ्लावर वाले होते हैं, फ्रूट वाले होते हैं, ठीक है। इतना पर्याप्त है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे पूछा है नेकेड सीड। नेकेड सीड का मतलब क्या हो गया? यानी ये जिम्नोस्पर्म के बारे में पूछ रहे हैं, है ना। एक तरह से नेकेड सीड मतलब नॉट कवर्ड। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ आया? चलिए 102 देखिए। पादपों में यानी प्लांट्स में मौजूद जटिल स्थायी ऊतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। दो चीज़ों के बारे में पूछा है, जाइलम और फ्लोएम। हजारों बार पढ़ चुके हैं। जाइलम से आपको ध्यान रखना है जल, ठीक है, और फ्लोएम से याद रखना है फूड। अब यहाँ पर रटने की कोई भी बात नहीं है, आप सारे कॉन्सेप्ट जानते हैं। जल कहाँ से मिलता है किसी भी प्लांट को? सॉइल से मिलता है। और सॉइल में क्या रहता है? रूट्स रहती हैं ना। प्लांट्स की रूट्स रहती हैं, जड़ें रहती हैं। तो जड़ें काम क्या करेंगी? जल को अवशोषित करती हैं और बाकी पूरे प्लांट को ट्रांसपोर्ट करेंगी, वाटर को। तो एक काम कौन कर रहा है? ये जो टिश्यू है जाइलम। और फ्लोएम से आपने क्या याद रखा है? फूड, ठीक है। फूड कौन बनाता है? प्लांट्स बनाते हैं। लेकिन बनाते कैसे हैं? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है? लीव्स में होता है, पत्तियों में होता है ना। लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा है ना, स्टोमेटा यानी जो रंध्र होते हैं, यही फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, है ना। ग्लूकोज का निर्माण यानी फूड बनाते हैं। यही तो फूड है इनका, प्लांट्स का। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लोएम बैठा हुआ है ये पत्तियों के अंदर है ना। ये जड़ों में नहीं है। फ्लोएम जड़ों में नहीं होता, ये पत्तियों में होता है। तने में भी होता है कुछ कुछ केसों में, वो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर दूंगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लोएम जो है वो है कहाँ पे? पेड़ के अंदर। एक तो आपने लीव्स सीख लिया, पत्ती सीख लिया, और भी आपको सीखना है एक चीज़ कि ये स्टेम में भी होता है। भाई जिस पेड़ के पास पत्तियाँ नहीं रहेंगी तो वो खाना नहीं बनाएगा क्या? बिल्कुल खाना बनाएगा। तो उसका फिर स्टेम खाना बनाता है। जैसे कैक्टस हुआ है ना, ये जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें लीव्स वीव्स नहीं होती हैं, तो वहाँ पे स्टेम की सहायता से फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी अच्छी तरीके से सीखा है कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है ये भी अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके से होती है। अगर आपको कुछ ध्यान आ रहा हो तो मैंने एक टाइप आपको कैम प्लांट्स पढ़ाए थे, है ना। बट यहाँ पे इतना समय नहीं है। पुरानी टेस्ट सीरीज अगर देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे डिटेल से मिल जाएगा, तो सारी चीज़ें सीख लेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आया? अब जल्दी से जो लिखा हुआ है पढ़ लीजिए। पहली बात क्या लिखी है? जाइलम पानी को जड़ों से तने और पत्तियों तक पहुंचाता है, ठीक है भाई, यही सीखा ना। दूसरा है फ्लोएम जो है भोजन को यानी फूड को
पत्तियों से जड़ों और तनों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। यही सीखा, दोनों बातें यहाँ पे सही हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देखें 103, निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन का उपयोग बीजों और कलियों में अंकुरण गतिविधियों को रोकने के लिए किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लांट बेस्ड क्वेश्चन हैं यहाँ पे सारे। यहाँ पे हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं ना, बॉटनी वनस्पति विज्ञान। इसका करेक्ट आंसर है एब्सिसिक एसिड। ये ऐसा क्या करता है कि ये अंकुरण की जो गतिविधियाँ हैं, स्प्राउटिंग की जो एक्टिविटी हैं, ये बंद हो जाती हैं या फिर कम कर देता है। इसकी एक खास बात है इस एसिड की, एब्सिसिक एसिड जो है, ये जो पत्तियों के अंदर स्टोमेटा है यानी रंध्र हैं। रंध्र क्या हैं? ये छोटे छोटे से छिद्र होते हैं ना, अगर ये छिद्र बंद हो जाएंगे तो फिर सारी चीज़ें रुक जाएंगी। वाष्पीकरण जो होता है पौधों के द्वारा, फोटोसिंथेसिस जो हो रही है, मेन रिस्पॉन्सिबल क्या है? यही है। तो यह एक ऐसा एसिड है जो किसी भी प्लांट में उनके स्टोमेटा यानी छिद्रों को बंद करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है जिब्रेलिन। इसका करेक्ट आंसर तो यही है, लेकिन ये भी साथ में ध्यान रखना है, अंकुरण गतिविधियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है एब्सिसिक एसिड। जिब्रेलिन्स हम लोग पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कई बार पूछा है पीसीएस ने कि फलों के पकने में अगर देरी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे हार्मोन है तो उसका नाम क्या है? जिब्रेलिन्स। आपको यहाँ पे क्या रखना है याद, पकने में देरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिब्रेलिन्स। हो जाएगा। चलिए 104 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग पौधों में कवक रोगजनक के कारण होता है? यानी ये क्या पूछ रहे हैं, फंगल पैथोजन से होने वाली डिसीज़। आपने मैं इसकी इमेज लगाऊंगा, ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान आ जाएगा। पत्तों में देखते होंगे चकत्ते पड़ जाते हैं ना, जंग का जो रंग होता है, जंग का जो रंग होता है उसी रंग के स्पॉट पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं पत्तियों में। यही होता है कवक से। ठीक है, जंग संक्रमण बोलते हैं इंग्लिश में। देख लीजिए रस्ट इन्फेक्शन। रस्ट मतलब वो लोहे वाला जंग मत समझना, यहाँ पे ये जो पत्तियों में जो स्पॉट पड़ रहे हैं वो जंग के कलर की तरह होते हैं, इस वजह से इसका नाम रस्ट इन्फेक्शन है। वो जो जंग लगती है वो तो ऑक्सीडेशन से होता है ना, ऑक्सीडेशन से। यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन जैसी चीज़ नहीं है, यहाँ पे तो सिंपल क्या हो रहा है, कवक से हो रहा है, कवक कर रहा है काम। चलिए देखें 105, यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए पौधों और अन्य जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी यही तो फूड है, प्लांट्स का यही भोजन है। और भोजन कैसे बनता है? फोटोसिंथेसिस से। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिख दी है इन्होंने। ठीक है, और फूड में बनता क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। और ये क्या है? एक रसायन ही है ना। चलिए 106 देखें, मानव पाचन तंत्र में शामिल निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, मानव पाचन तंत्र की बात हो रही है, पहले तो इनटेक करेंगे ना किसी भी चीज़ को, फूड को, जो भी आप खा रहे हैं इंजेक्शन करेंगे, उसके बाद डाइजेशन शुरू हो जाएगा, पाचन शुरू हो जाएगा। और जो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है फूड का, उनको सरल अणुओं में तोड़ता है ना। पाचन में यही होता है, पाचन के लिए जो एसिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो फूड को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं, यही काम होता है ना। फिर एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद फिर एसिमिलेशन होता है, स्वांगीकरण। अवशोषण मतलब जो मिनरल्स हैं वो ब्लड के द्वारा, बॉडी में जो ब्लड है उनके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है मिनरल्स को। यहाँ पे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? अंतर्ग्रहण हो जाएगा, फिर पाचन हो जाएगा, फिर अवशोषण हो जाएगा, फिर स्वांगीकरण हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ठीक है, चलिए 107 देखिए, मानव शरीर की छोटी आंत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? छोटी आंत के बारे में कितनी बातें जानते हैं? इमेज साइड में देखिएगा और सारी चीज़ें देखिएगा। और सबसे पहले तो इसका हमें काम बताइए। छोटी आंत का जो मेजर फंक्शन है वो है पाचन करना। ठीक है, यहाँ पे भी पाचन अच्छी खासी मात्रा में होता है। अगर ये पार्ट जो है छोटी आंत, अगर ये डाइजेशन कर रही होगी तो इसके अंदर कुछ एसिड्स भी आ रहे होंगे, या तो ये खुद रिलीज कर रही होगी, खुद सीक्रेट कर रही होगी, या फिर और कहीं से आ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहली बात लिखी है यकृत यानी लीवर, और अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। लीवर और पैंक्रियाज से यहाँ पे सीक्रेशन प्राप्त करता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो छोटी आंत के अंदर जो एसिड आ रहे हैं डाइजेशन के लिए, एक तो उनको यकृत हेल्प कर रहा है, यकृत एसिड सप्लाई कर रहा है, और अग्नाशय भी सप्लाई कर रहा है। ठीक है, यहीं पर पोषक तत्वों को बचाने की अधिकांश क्रिया होती है। ठीक है, ये भी हम लोग जानते हैं। यह अत्यधिक कुंडलित होती है, ये भी जानते हैं हम लोग। अच्छी खासी इसकी लेंथ होती है, 7.5 मीटर लंबी है। फिर ये लिखे हैं कि ये वाइल जूस को भी सीक्रेट करता है जो पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है। ये तो यहाँ पे उल्टा हो गया, उल्टा थोड़ी ना होगा, वापस ऊपर थोड़ी ना जाएगा फूड, है ना। वाइल जूस जो है वो लीवर सीक्रेट करता है,
और स्टोरेज इसका होता है पित्ताशय में। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, पूछा जाता है पित्ताशय। तो ये बात यहाँ पे छोटी आंत के बारे में गलत है, डी बात हो जाएगा। चलिए 108 देखें, निम्नलिखित में से कौन हृदय से रक्त को मानव शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। हम लोगों ने इसको तो कई बार डिस्कस किया है, मुझे अगर लिंक मिलेगी उस वीडियो की तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, उसको देखिएगा, क्योंकि उसमें अच्छा खासा समय लगा था, है ना, 9 से 10 मिनट लग जाएगा पूरा यहाँ पे फंक्शनिंग समझने के लिए। वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, आर्टरीज पढ़नी पड़ेंगी, इसके बाद अलावा वीन्स पढ़नी पड़ेंगी, ओटा पढ़ना पड़ेगा, सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। वहीं पे फिर लंग्स का भी फंक्शन होता है, ये जो चैम्बर होते हैं हार्ट के वो कितने चैम्बर होते हैं, ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। ये जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है तो वो इतना जल्दी हो नहीं पाएगा। तो दो मेन चीज़ हम लोग देखते हैं अभी, एक सिराएँ देख लेते हैं और एक धमनियाँ देख लेते हैं। धमनियों का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड, ध्यान रखना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये सप्लाई करती हैं बॉडी के अंदर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि शुद्ध खून, ठीक है, शुद्ध खून, मतलब ये अभी यूज नहीं हुआ है, फेफड़ों से नया नया आया है, पूरी बॉडी में जा रहा है, ठीक है, ये काम करती हैं धमनियाँ। और जब खून बॉडी यूज कर लेती है तो उसको फिर बोला जाता है अशुद्ध खून। तो अशुद्ध खून को फिर से वापस ले जाना पड़ता है, कहाँ पे, फेफड़ों तक ले जाना पड़ेगा ना, क्योंकि सांस जो ले रहे हो, ऑक्सीजन जो ले रहे हो, तो ऑक्सीजन कहाँ आ रही है, फेफड़े में आ रही है। तो फेफड़ों तक खून पहुँचाना सिराओं का काम है। जब फेफड़ों तक पहुँचता है खून, उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो फिर से शुद्ध हो जाता है और फिर पंप करता है उसको, फिर हार्ट के माध्यम से फिर वो पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है धमनियों के माध्यम से। तो ये सिराओं और धमनियों में फ़र्क है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, यानी अशुद्ध खून को सप्लाई करती हैं सिराएं और शुद्ध खून को सप्लाई करती हैं धमनियाँ। क्वेश्चन में क्या पूछा था, हृदय से रक्त को मानव शरीर के विभिन्न भागों तक कौन ले जाएगा। तो हृदय से, यहाँ पे हृदय से यानी हार्ट से सप्लाई हो रहा है पूरी बॉडी में। तो हार्ट से कैसा सप्लाई होगा ब्लड, शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा, शुद्ध खून होगा, ठीक है। हार्ट तक जो ब्लड आया है वो उससे पहले फेफड़ों से होके आया है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने अभी इन शॉर्ट बताया है और इतना पर्याप्त है, उम्मीद करूंगा कि समझ गए होंगे। चलिए 109 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, इनका कार्य बताइए। वाइट ब्लड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका, और इनके बारे में हम लोग एक ही चीज़ पढ़ते हैं जो हम लोग को याद रहती है, वो है इम्यून डिफेंस, है ना। ये प्रतिरोधक जो प्रणाली है उसका हिस्सा है, प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है WBC। बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजेंस अगर आ गया है ना, तो यहाँ पे फिर कौन एक्टिव हो जाएगा, WBC सबसे पहले एक्टिव हो जाएंगे, इसको मारने लगेंगे। WBC ये जो है पैथोजेंस को किल करने की कोशिश करने लगेंगी, इसी को बोलते हैं प्रतिरक्षा, ठीक है। चलिए 110 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त संबंधी रोग श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। अच्छा, यहाँ से WBC का एक और नाम है, याद रखिए उसको, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स WBC का ही नाम है। 1010 में क्या था, श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। WBC का जो कैंसर है उसको क्या बोलते हैं, तो आपने जब इसका नाम सीख ही लिया ल्यूकोसाइट, तो जो कैंसर होगा वो ल्यूकेमिया होगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। परसों करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड किया था, थैलेसीमिया हम लोगों ने पढ़ा था। ये कहाँ पे देखने को मिलता है बच्चों में, ठीक है, वो क्या जाता है, डिसीज़ किस चीज़ की है, ब्लड ही नहीं बनता बॉडी में, है ना, तो हर महीने जाके क्या करना पड़ता है, ब्लड चढ़वाना पड़ता है, यही था थैलेसीमिया। और एनीमिया में क्या होता है, यहाँ पे RBC प्रॉपर तरीके से नहीं डेवलप हो पाती हैं, ठीक है। चलिए 111 देखिए, मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर के तापमान और खाने पीने की इच्छा को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क में कौन कौन से हिस्से हैं, ये चारों ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, पहले इसी को पढ़ लीजिए, इसी से कुछ सीख लीजिए। मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है जिसे पीछे वाला मस्तिष्क बोलते हैं, हाइपोथैलेमस है और सेरेब्रम है, यही 4 पार्ट होते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे छूटा है, मध्य का मस्तिष्क हो गया, पीछे वाला हो गया, तो आगे वाला भी तो है, उसको बोलते हैं फोर ब्रेन, ठीक है, अग्र मस्तिष्क, इंग्लिश में बोलते हैं फोर ब्रेन। तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे फिर ये हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम का होता है, ये फोर ब्रेन का ही हिस्सा है, ठीक है, अग्र मस्तिष्क का ही हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम और थैलेमस। मैं एक पार्ट और लिख दे रहा हूँ, थैलेमस। ये जो 3 पार्ट आपको मैं जिस पे गोला कर रहा हूँ ये फोर ब्रेन ही है, ठीक है। बाकी बॉडी टेम्परेचर को और खाने पीने की इच्छा को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए नेक्स्ट कीजिए, सामान्य शरीर की थायराइड ग्रंथि में हार्मोन संश्लेषण की सामान्य दर के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। आसान सा प्रश्न है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, आयोडीन,
113 देखिए, मानव शरीर में किस हड्डी को सामान्यतः कॉलर बोन कहा जाता है? कॉलर बोन तो आसान है यार, क्या हो जाएगा? क्लैविकल बोलते हैं इसे, क्लैविकल, हंसली। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जिसे जांघ की हड्डी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ पे लिखा है ह्यूमरस, ह्यूमरस बोन, ये क्या है? ये बाएं की हड्डी है, ऊपरी बाएं जो होती है। टिबिया के बारे में बताइए। ये पैर में होती है, ठीक है, पैर में। चलिए, तो यहाँ पे आंसर हम लोग को मिल गया था क्लैविकल, हंसली, याद रखना, कॉलर बोन को बोलते हैं। 114 देखिए, मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? बहुत ही आसान है, इंसुलिन हो जाएगा। अब इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। 115 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड का उदाहरण है? डाइसैकेराइड समझना पड़ेगा पहले तो यार एक चीज़ हम लोग मोनोसैकेराइड पढ़ते हैं, फिर डाइसैकेराइड होता है, फिर पॉलीसैकेराइड भी होता है। मोनोसैकेराइड से समझ में आता है कि ये तो बहुत सिंपलर फॉर्म वाले होते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल होता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है कार्बोहाइड्रेट की, वो यहाँ पे मोनोसैकेराइड है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं, ग्लूकोज पढ़ते हैं, ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है? ये मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, ग्लूकोज हुआ, इसके अलावा गैलेक्टोज हुआ, गैलेक्टोज हुआ, इसके अलावा हम लोग फ्रक्टोज भी पढ़ते हैं, फ्रक्टोज। दूसरा डाइसैकेराइड है, तो डाई से क्या समझ में आता है? 2 समझ में आता है, 2 समझ में आता है, यानी यहाँ पे 2 मोनोसैकेराइड लिंक्ड रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपस में जुड़े होते हैं, बॉन्डेड रहते हैं, तो ये डाइसैकेराइड हो गया। और वही पॉलीसैकेराइड की बात करें तो यहाँ पे 3 मोनोसैकेराइड या फिर 3 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यहाँ पे लिंक रहते हैं, तो ये पॉलीसैकेराइड बन जाता है। एग्जाम्पल्स अलग अलग हैं। जैसे हम डाइसैकेराइड की अगर बात करें तो डाइसैकेराइड में लैक्टोज आ जाता है, ये एग्जाम्पल भी याद रखना। एग्जाम्पल पूछ ले तो क्या करोगे? माल्टोज डाइसैकेराइड है, सुक्रोज, सुक्रोज डाइसैकेराइड है। और पॉलीसैकेराइड की अगर बात करें तो इसमें हम लोग स्टार्च पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स ये कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च, इसलिए बोलते हैं ना इसको पचाना बहुत कठिन है। किस वजह से? ये पॉलीसैकेराइड है, 3 यहाँ पे मोनोसैकेराइड लिंक्ड है, तो कठिन हो जाएगा डाइजेस्ट करना, हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे तो एग्जाम्पल ही पूछा है ना कि डाइसैकेराइड कौन सा है। ग्लूकोज क्या पढ़ा आपने? ये मोनोसैकेराइड पढ़ा। माल्टोज क्या पढ़ा? माल्टोज आपने डाइसैकेराइड पढ़ा। सुक्रोज क्या पढ़ा? ये भी डाइसैकेराइड पढ़ा। और सेल्यूलोज क्या होगा ये बताइए? सेल्यूलोज ये पॉलीसैकेराइड है। ऐसे एग्जाम्पल आपने स्टार्च पढ़ा था ना, यहाँ पे पॉलीसैकेराइड में एक और ऐड कर लीजिए, सेल्यूलोज हो जाएगा। और एक और यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, तो सेल्यूलोज यहाँ पे हो जाएगा पॉलीसैकेराइड। यहाँ पे क्या पूछा था? डाइसैकेराइड, तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए 116 में देखें, विटामिन B12 के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? कोबाल्ट पढ़ते रहते हैं हम लोग, ज़्यादा सीखना ही नहीं है इसमें। 117 में बिडाल परीक्षण के बारे में बता दीजिए। बिडाल टेस्ट किस लिए किया जाता है? बिडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए, ठीक है, हिंदी में आंत्र ज्वर लिखा हुआ है, टाइफाइड के लिए बिडाल टेस्ट होता है। 118 में देखिए, यहाँ पे रोग कारक हैं, डिसीज है, और यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट बताना है, किस कारक से ये कौन सा रोग हो रहा है। तो ये तो भाई रटने वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखना पड़ेगा। सिफिलिस एक डिसीज है, ट्रेपोनेमा पैलुडम ये कारक है भैया। इन्फ्लुएंजा जो आसान आसान है उसका तो पता ही रहना चाहिए। ऑर्थोमैक्सोवायरस ये भी ठीक है। चिकन पॉक्स किससे हो रहा है? ये बेरीवोला से नहीं होता है, बेरीसेला से होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बेरीसेला, देखो मिलता जुलता नाम है ना। बेरीसेला अगर लिखा है तो चिकन पॉक्स कर देना है, और बेरीओला अगर लिखा है तो यहाँ पे चेचक कर देना है, ठीक है, चेचक, ठीक है। एड्स के बारे में सही लिखा है, ये जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। गलत पूछा था यहाँ पे, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसको ध्यान रखिएगा, बेरीसेला को और बेरीओला को। देखें 119, यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, बात स्फीति एक विकार है। बात से क्या समझ में आता है? बात को बोला जाता है वायु, ठीक है, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ श्वास नली से संबंधित ये विकार होगा, है ना। तो हम लोग आसान से इसको लगा लेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। खासतौर से जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट का सेवन करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनमें ये समस्या आती है, बात स्फीति की। चलिए 120 देखें, मेलाटोनिन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? मेलाटोनिन एक हार्मोन है, और इसको रिलीज करने वाला कौन सा पार्ट है? इसको रिलीज करता है पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 121, जब किसी पुरुष में बड़े हुए स्तन, शरीर पर कम बाल, मानसिक मंदता और जनन अक्षमता की स्थिति होती है, तो वो किस डिसीज से या फिर किस सिंड्रोम से ग्रसित होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये सिंड्रोम होता है, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इसे बोलते हैं, ठीक है। XXY भी इसे बोला जाता है, XXY। यानी आप देख रहे होंगे कि क्रोमोसोम का जो पेयर है उसमें एक एक्स्ट्रा आ गया, या फिर एक क्रोमोसोम का पेयर ही एक्स्ट्रा होता है। तो ये दो कंडीशन होती हैं इस सिंड्रोम की। और अपने आप में सिंड्रोम क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ डिसीज होता है ना, एक कोई एक बीमारी नहीं होती है सिंड्रोम। सिंड्रोम में बहुत सारी चीज़ें लिंक रहती हैं, तो इसका नाम याद रखना है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। चलिए 122 देखिए, एस्परगिलस नाइजर, इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, नाइजर ही पढ़ेंगे है ना, हिंदी में नाइगर लिखा है, एक सूक्ष्म जीव है जिसका उपयोग किया जाता है। बहुत आसान है, इसको तो हम लोग पढ़ते रहते हैं। एस्परजिलस क्या होता है भाई, ये सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है सिट्रिक अम्ल के उत्पादन में। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बाकी चीज़ों में भी देखिए, लैक्टिक अम्ल के उत्पादन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है इसका नाम है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, ये हम लोग पढ़ के रखे हैं। एसिटिक अम्ल के उत्पादन में एसिटोबैक्टर, आपको ध्यान रखना है, एसिटोबैक्टर एसिटी। और ब्यूटरिक अम्ल में ये क्लोस्ट्रीडियम होता है। चलिए 123 देखें, लाइकेन सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन। अब इससे आसान तो नहीं पूछेगा यार, है ना क्वेश्चन। लाइकेन क्या क्या होता है भाई, किस किस का ये एसोसिएशन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइकेन भाई क्या है ये, तो आपको बताना है ना तो ये कवक है और ना ही ये शैवाल है, ठीक है, ना ही ये कवक है और ना ही ये शैवाल है। ये कवक और शैवाल के बीच का जो जीवन है ना, वो लाइकेन है। सिम्बायोटिक रिलेशन जो होता है कवक और शैवाल का, ये लाइकेन का निर्माण करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और शैवाल में कौन सा शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, सारे एल्गी नहीं, सारे शैवालों के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन नहीं बनाता। और ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी रहते हैं इनको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। 124 देखें, पादप ऊतक, प्लांट्स टिश्यूज जो हैं इसके संदर्भ में बताना है। एक प्लांट टिश्यू हम लोगों ने जाइलम पढ़ा था, फ्लोएम पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या है, अब ये तो बहुत ही ज़्यादा अंदर का क्वेश्चन पूछ लिया है ना, पूरा बॉटनी पढ़ा देंगे। एक यहाँ पे लिखा हुआ है, कोलेनकाइमा ऊतकों में मोटी कोशिका भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं और तन्यता शक्ति प्रदान करती है। इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा अगर, ठीक है, दिक्कत हो रही हो तो। दूसरा यहाँ पे ऊतक का नाम है पेरेनकाइमा, एक है कोलेनकाइमा, दूसरा है पेरेनकाइमा। मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और यांत्रिक ऊतकों के रूप में कार्य करते हैं। अब प्लांट के अंदर कौन कौन से टिश्यूज़ हैं, ये तो दो तो अभी पता चल रहा है, दो ही हम लोग जानते थे, जाइलम पढ़ते थे और फ्लोएम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे दो और सीख लीजिए, कोलेनकाइमा और पेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा ये लिविंग सेल्स हैं, पहली बात ये लिविंग सेल हैं। कुछ कुछ कीवर्ड्स याद रख लीजिए। और ये तन्यता शक्ति प्रदान करती हैं, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है प्लांट के अंदर जो ज़रूरत होती है वो यही टिश्यूज जो है वो प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। दूसरी बात है पेरेनकाइमा के बारे में, पेरेनकाइमा भी आपको ध्यान रखना है, ये भी लिविंग टिश्यूज़ हैं, ठीक है, ये भी लिविंग टिश्यूज़ हैं। और ये प्लांट के हर एक भाग में आप पाएंगे, चाहे वो तना हो, चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो फ्रूट हो, ठीक है। तो कुल मिला के ये डेड सेल नहीं होती हैं, ये डेड सेल नहीं है, ये भी लिविंग सेल होती हैं। यहाँ पे दूसरी बात गलत है, केवल एक सही हो जाएगा, हो जाएगा। तो जब भी आप जाइलम और फ्लोएम याद रखें तो दो ये भी याद आना चाहिए माइंड में कि हम लोगों ने कोलेनकाइमा और पेरेनकाइमा भी पढ़ा था। 4 टिश्यूज़ कम से कम हम लोगों को प्लांट के याद हो गए। चलिए इधर देखिए, विटामिन और उनके रासायनिक नाम है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। विटामिन के को क्या बोलते हैं, फिलोक्यूनन बोलते हैं इसे, ठीक है, तो ये तो सही मैच है। विटामिन डी आसान है, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं इसे, टोकोफेरॉल लिखा है, कैल्सीफेरॉल। टोकोफेरॉल किसका नाम है, विटामिन ई का नाम है, ठीक है, विटामिन ई का नाम है। विटामिन B3 सही लिखा हुआ है, नियासिन। और विटामिन B6 पायरोडक्सिन बोलते हैं। गलत कौन सा है, सी ऑप्शन, ठीक है। 126 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा लिपिड के संश्लेषण का प्रमुख स्थल है। इसका आंसर है एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम EPR, ये ऑप्शन सही है। जितने भी आप यहाँ पे सिंथेसिस देखेंगे, संश्लेषण देखेंगे, आप EPR में ही देखेंगे, चाहे वो प्रोटीन का संश्लेषण हो, चाहे वो लिपिड का संश्लेषण हो, चाहे वो स्टेरॉइड का हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का हो, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल EPR ही है। 127 है, पादप संघ के उभयचर यानी एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम आर। एम्फीबियन कौन होते हैं, एम्फीबियन का मतलब होता है, उभयचर का मतलब है कि जो पानी में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ये पानी और स्थल की बात तो हम लोग जीवों में पढ़ते हैं, है ना, जानवरों में पढ़ते हैं। यहाँ पे प्लांट किंगडम के बारे में पूछा है, तो ऐसे भी प्लांट हैं जो उभयचर होते हैं, यानी प्लांट भी उभयचर हैं, ये भी सीख लीजिए आज। और ये जो ग्रुप आता है, ऐसे जो एम्फीबियन है, ये ब्रायोफाइट्स ग्रुप में आते हैं, ठीक है, ब्रायोफाइट्स। 128 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यूरेसिल RNA में मौजूद क्षारों में से एक है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। DNA का आधार युग्मन जो है एडेनिन थाइमिन यानी AT बोलते हैं, ATGC पढ़ते हैं ना जो हम लोग, तथा ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं,
एक ग्रुप का यहाँ पे कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं है? ए के साथ टी होता है और जी के साथ सी होता है, ये सही है? या फिर ए के साथ जी होता है और टी के साथ सी होता है? ठीक है ये बात। अगर डीएनए की बात है तो यहाँ पे हम लोग ATGC पढ़ते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है डीएनए के बारे में। और अगर आरएनए की बात हो तो यहाँ पे जो युग्मन होता है ये होता है AU का और GC का। अब यहाँ पे देखो, ए का मतलब तो दोनों जगह एडेनिन है, चाहे डीएनए की बात हो चाहे आरएनए की बात हो। यहाँ पे जो आरएनए में यू आपको दिख रहा है, यू का मतलब है यहाँ पे यूरेसिल, जो पहले ऑप्शन में आपने पढ़ा था, ठीक है, पहले ऑप्शन में, ठीक है, यू का मतलब यूरेसिल। और यहाँ पे बाकी बाकी लेटर जो है वो सब सेम है। तो आरएनए के केस में ये जो टी है बस इसकी जगह यू आ जाता है। तो दूसरी बात भी सही लिखी है, कोरोना वायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए होता है, ठीक है। और डी ऑप्शन है, डीएनए में आरएनए की तुलना में न्यूक्लियोटाइड्स की एक छोटी श्रृंखला होती है। ये गलत लिख रहे हैं, आरएनए में छोटी होती है और डीएनए में बड़ी होती है, ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन गलत है। चलिए 129 देखिए, रासायनिक उर्वरक के संदर्भ में बताइए। अमोनिया का उत्पादन नेचुरल गैस से होता है, ये बात बच रही है? बिल्कुल बचना चाहिए, अमोनिया का उत्पादन नेचुरल गैस से होता है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है, सल्फर तेल शोधन प्रक्रिया का बाय प्रोडक्ट है, ये भी सही है, दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। 130 देखिए, आसान सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु यानी वायरस के कारण नहीं होता है? पोलियो किससे होता है? पोलियो वायरस से होता है। डेंगू भी वायरस से होता है। तपेदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस, इसे टीबी बोलते हैं ना, टीबी तो ये बैक्टीरियल डिसीज है ना। और ये जो खुरपका और मुंह पका रोग है, फूट और माउथ डिसीज़, ये वायरस से होती है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 131 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सीसी मक्खियों द्वारा फैलता है? अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, स्लीपिंग सिकनेस होती है, ठीक है, सीसी मक्खियों के द्वारा। माँ के दूध में किस प्रकार का एंटीबॉडी पाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। इसमें IgA पाया जाता है। यही एंटीबॉडी है जो बच्चों को बचाती है किसी भी पैथोजन से, ठीक है, पैथोजन यानी रोगाणु से। बच्चों की जो वैक्सीन लगती है ना, आप उस पर देखिएगा IgA वगैरह, ये टर्म जरूर लिखा रहता है। बच्चों के टेस्ट वगैरह जो होते हैं उसमें भी ये टर्म आप देखेंगे, IgA। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? ये तो बहुत आसान है, B और C ऐसे विटामिन होते हैं जो पानी में सोलूबल है और बाकी वसा में सोलूबल है। तो यहाँ पे पूछा है कि वसा में घुलनशील कौन सा नहीं है, इसका मतलब है कि पानी में कौन सा घुलनशील है, यही पूछा है। तो B और C देख लीजिए, B दिख रहा है, C ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, B सही हो जाएगा। 134 में पूछा है, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन निम्नलिखित में से किस बीमारी से सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं? ये क्या है? लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, LAV, ये टिटनेस से फ़ायदा नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति टिटनेस से अगर ग्रसित है तो उसकी हालत आपने देखा होगा, बहुत कमज़ोर हो जाता है ना। और कमज़ोर लोगों पर LAV नहीं दिया जाता, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं दी जाती, दे दोगे तो मर जाएगा। क्योंकि ये जो कमज़ोर व्यक्ति है उसकी ऑलरेडी इम्यून जो पावर है वो क्षीण हो चुकी है, ठीक है, उस कंडीशन में आप LAV नहीं दे पाएंगे। चलिए 135 है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक में फल नहीं है? ये सब सीखे रखें हम लोग यार बढ़िया से, बस वही है कि बार बार वही बोलना पड़ता है कि पुरानी टेस्ट सीरीज देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर मिलता जुलता है जो अभी आप लोगों ने पढ़ा है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। और यहाँ पे भी आप दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट, है ना। ट्रू फ्रूट कौन होते हैं? ट्रू फ्रूट के बारे में, जैसे ऐसे फ्रूट जो ओवरी से डेवलप होते हैं उनको ट्रू फ्रूट बोलते हैं। और फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जो ओवरी से डेवलप नहीं होते हैं। ट्रू फ्रूट में जो इनके सीड्स होते हैं, इनके सीड्स अंदर होते हैं, ठीक है, अंदर होते हैं। फॉल्स फ्रूट में सीड्स अंदर नहीं होते हैं, ठीक है, अंदर नहीं होते हैं। दो डिफरेंस पर्याप्त हैं। तो आप यहाँ पे आप एनालिसिस कीजिएगा, आम है, कीवी है, ब्लूबेरी है, ये कौन से फल हैं? ये फॉल्स फ्रूट नहीं है, ये ट्रू फ्रूट है। जबकि ये जो स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी ये फॉल्स फ्रूट है, ठीक है, फॉल्स फ्रूट। यही पूछा था ना, फॉल्स फ्रूट के बारे में पूछा था, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 136 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पशु कोशिका में मौजूद होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन एन एनिमल सेल? एनिमल सेल में होता है सीलिया। चलिए 137 देखें, जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए, ये क्या लिखा है भाई, इतना कठिन नाम, इंग्लिश में क्या है यहाँ पे? निसर्ग रुना, है ना, निसर्ग रुना तकनीक विकसित की गई है। ये तो नई तरीके की टेक्निक है, इसको पढ़ना जरूरी है भाई। देखिए क्या है ये, सबसे पहले तो जानिए ये जो तकनीक है निसर्ग रोना, ये एक प्लांट है, ठीक है, संयंत्र है या एक मशीन है। मशीन समझिए, ये मशीन कर क्या रही है? ये जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, जैसे ये जो कचरा होता है, ठोस कचरा हो, रसोई का कचरा हो या फिर
नगर पालिका का कचरा हो, जो भी कचरा हो, यहाँ पे इस मशीन के माध्यम से इन सभी को, ये जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, ये जो कचरा है, ये जो वेस्ट है, इसको प्रोसेस किया जाता है। इसको डेवलप किया है बार्क ने, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने। 138 देखें, हाइड्रोजन ईंधन सेल एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या करता है भाई? हाइड्रोजन फ्यूल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। देखें 139, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स के वीडियो देखना आप लोग, ठीक है, पीडीएफ भी पड़ी हुई हैं, अच्छे से कवर कराया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में बताइए। आप बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? ये डिजिटल वही खाता है बस, ठीक है, डिजिटल वही खाता। वही खाते से हम लोगों को बस यही समझ में आता है कि ये जो डेटाबेस है, इसमें जनता के लेन देन संबंधी जो रिकॉर्ड्स होते हैं, इसको स्टोर करता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पूछा है, अदर यहाँ पे फैक्ट हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बॉन्डी नाम से विश्व का पहला सार्वजनिक बॉन्ड लॉन्च किया। ये ऑस्ट्रेलिया ने किया था, ठीक है, ये IMF का काम नहीं था। बॉन्डी नाम से जो विश्व का पहला सार्वजनिक बॉन्ड लॉन्च किया, तो पहली बात गलत है। दूसरी बात है बेस्ट, ये जो बेस्ट है, बेस्ट वर्जीनिया ब्लॉकचेन के माध्यम से इंटरनेट वोटिंग की अनुमति देने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राज्य बना है। ये बात ठीक है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ठीक है। 140 देखें, ग्लोनास किस देश की वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। वैसे यहाँ पे नेविगेशन प्रणाली पूछा है, तो नेविगेशन प्रणाली है, इसरो नेविगेशन प्रणाली नहीं है, नासा नेविगेशन प्रणाली नहीं है। भारत की अगर नेविगेशन प्रणाली की बात करें तो IRNS है, ठीक है, IRNSS बोलते हैं इसे, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली जो है। जैसे हम जापान का भी पढ़ते हैं, जापान का बेदू पढ़ते हैं ना, बेदू, ये पूछे गए सारे क्वेश्चन, बेदू। चलिए 141 देखिए, भारत का नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया था। 141 है, भारत का नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया था। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है 2007, ये ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। 142 देखें, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के संदर्भ में बताइए। ये थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि रोबोटिक्स का यहाँ पे टाइम चल रहा है फिलहाल आजकल, तो है ना, रोबोटिक्स पे बहुत काम हो रहा है, ऑटोमेशन पे बहुत काम हो रहा है। आइक्रा जो है 2018 में स्थापित, ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, ये गलत है, 2014 में स्थापना हुई थी। दूसरी बात है, स्टार्टअप के लिए ऊष्मायन वातावरण को बढ़ावा देने के लिए आइक्रा द्वारा टेक स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। दूसरी बात यहाँ पर सही है। देखिए 143, निर्भय मिसाइल के बारे में बताइए। करंट अफेयर्स वीडियोज़, करंट अफेयर्स PDF जरूर देखते रहें। लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल है ये, तो यहाँ पे पहला पढ़िए बात, यह लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल, इसे एक मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है और यह एक अत्यधिक उन्नत जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली द्वारा निर्देशित होता है। दोनों बातें यहाँ पे ठीक हैं। मारक क्षमता आपको याद रखना, मारक क्षमता के बारे में स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखना, 1000 किलोमीटर मैक्सिमम है। देखिए 144, एक कोविड-19 वैक्सीन कोवावैक्स का निर्माण किया गया है। करंट का क्वेश्चन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा, SII पढ़ते हैं, है ना, बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। 145, औरोरा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औरोरा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ज्योग्राफी में, और इस तरीके की हम लोग दो फिनोमेना पढ़ते हैं, एक औरोरा बोरेलिस होता है और दूसरा औरोरा ऑस्ट्रेलिस होता है। एक को आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल पे और दूसरे को देख सकते हैं साउथ पोल पर, मतलब उसी के आसपास ये दिखाई देती है। और ये होता किसके कारण है? ये इंटरेक्शन है चार्ज पार्टिकल्स का सन और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल के साथ सूर्य के आवेशित कणों की परस्पर क्रिया के कारण होते हैं। दोनों बातें यहाँ पे ठीक हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 146 देखें, परमाणु ऊर्जा संयंत्र और राज्य से मिलाना है। कुडनकलम कहाँ है? कुडनकुलम ये तमिलनाडु में है, काकरापार गुजरात में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है और कैगा है महाराष्ट्र में थोड़ी ना है। कैगा तो कर्नाटक में है ना, कर्नाटक में। डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, आसान सा प्रश्न था। 147 देखें, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2 वीक ऑफ मे का करंट अफेयर्स PDF या फिर वीडियो देखिए, ठीक है, अच्छे से कवर किया हम लोगों ने वीडियो, उसमें आपको ये पढ़ाया था। 11 मई करेक्ट आंसर है। देखिए 148, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? किरणें हैं और खोज करता है, बता दीजिए। ये भी बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। इंफ्रारेड की खोज हर्षल साहब ने की थी, सही है। एक्सरे की खोज रोंटगन हम लोग पढ़ते हैं, WC रोंटगन। UV रेज रिटर पढ़ते हैं, लेकिन गामा रेज जो है ये पॉल बिलार्ड के द्वारा खोज की गई थी, पॉल बिलार्ड, ठीक है, हर्ट्ज नहीं। डी ऑप्शन गलत था।
149 निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण नहीं है। उदाहरण में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मिराज इफेक्ट पढ़ते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्टिकल फाइबर्स कम्युनिकेशन बिल्कुल पढ़ते हैं। डायमंड स्पार्कल बिल्कुल पढ़ते हैं। प्रिज्म पढ़ते हो ना, TIR है। तारों का प्रकाश जो है लाइट फ्रॉम द स्टार्स, ये थोड़ी ना TIR है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अभी बस एग्जाम्पल से काम चलाइए। 150 है, हाइपरमेट्रोपिया को एक का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। हाइपरमेट्रोपिया ये डिसीज है, दूरदृष्टि दोष को बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष। अब तो आसान हो गया। दूरदृष्टि में क्या होता है, दूर की चीज़ें ठीक दिखती हैं, दूर की चीज़ें ठीक दिखती हैं, नज़दीक की चीज़ें साफ नहीं दिखती हैं, और इसके लिए यूज करते हैं लेंस को कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स। और इसका उल्टा हो जाएगा, पास ये जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें अवतल लेंस यूज करते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का टेस्ट नंबर 3 साइंस का कंप्लीट हो गया। टेस्ट नंबर 4 में मिलेंगे, पॉलिटी का टेस्ट रहेगा ये, ठीक है।